हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का दोषी ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ईसीएन का एग्जाम है 24 अप्रैल 2026 को और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, आपको हेल्प हो जाएगी। आपका जो 2025 का समर का एग्जाम था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन है ना, पूछ के एमएसबीटी क्या कहना चाहता है कि भाई आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी करने होंगे जो दिखने में बहुत सिंपल है और ऑब्वियसली 6 मार्क्स के लिए पूछेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट बहुत सारे लोगों ने इसको शायद मिस किया था और इसको प्रैक्टिस नहीं किया था, उसके वजह से मार्क्स लूज किए। अभी नहीं करना है आपको। जिनको केटी है, जो रेगुलर करने वाले हैं, सभी के लिए बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से एमएसबीटी पूछेगा और इसको ट्विस्ट करना चाहेगा। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो कह रहा हूं, चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं भाई क्या सिंपल है इसमें। देखो, इनिशियली आपको दिया है सीरीज सर्किट है कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस एंड प्योर इंडक्टेंस। उसके बाद आपको बोला है द करंट एंड वोल्टेज इक्वेशंस आर एक्सप्रेस्ड एज। तो आपको आई ऑफ टी और वी ऑफ टी का जो है ना, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, उसको पढ़ के बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं, एवरीथिंग आई विल गिव। बट आपको पूछा क्या है, इस दो इक्वेशंस का यूज करके। देखो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सीरीज सर्किट है कि कौन सा सर्किट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं कहूं कि देयर इज अ सर्किट और उसमें अगर आई ऑफ टी और वी ऑफ टी दो इक्वेशंस दिया हुआ है तो उससे ये वैल्यूज मैं निकाल सकता हूं बहुत सिंपल तरीके से। यहां पे सबसे पहले काम करेंगे, आपका जो इक्वेशन है ना उसको लिख देते हैं। चलो, पहला इक्वेशन लिखता हूं यहाँ पे, आई ऑफ टी इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 314 टी प्लस 2 पाई बाय 3। चलो, इसको मैंने लिख दिया। अभी इस इक्वेशन को आपके जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं, यानी आई ऑफ टी का जो जनरल इक्वेशन होता है आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में, हम जो ईसीएन में पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ओके, चलो अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो मुझे बताओ क्या होना चाहिए, वैल्यूज वैल्यूज क्या निकलना चाहिए इसमें से। ये जो 5 है ये क्या है, कंपेयर करो इन दो पार्ट्स को। ये आई एम है, यानी आई का मैग्नीट्यूड है, राइट, जिसको हम आई एम बोल सकते हैं, 5 एम्पियर। उसके बाद ये ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी, तो इसमें ओमेगा का जो वैल्यू है दैट इज 314, जिसको अगर कैलकुलेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आपको दे देगा। ये फ्रीक्वेंसी, अगर ओमेगा का फॉर्मूला देखो तो क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, उससे कैलकुलेट करो तो आपको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मिल जाएगा। आगे उसके बाद ये जो 2 पाई बाई 3 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई, फाई यानी जो आपका फेज एंगल है फाई, इसके रिलेटेड चलो सभी वैल्यूज को मैंने लिख दिया है। अभी यहाँ पे ना दो फाई के वैल्यूज होने वाले हैं ना, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको फाई 1 लिख देता हूँ, फाई 1। ओके, चल अभी इसमें और वैल्यूज ऐड होने वाले हैं, तो अभी पहले v ऑफ टी का इक्वेशन लिखता हूं। v ऑफ टी इज इक्वल टू कितना दिया है, 15, फिर साइन ऑफ 314, यहां पे भी सेम फ्रीक्वेंसी सेम है, इससे से पता चलता है हम लोगों की फ्रीक्वेंसी सेम ही आने वाला है, राइट। सो 5 पाई बाय 6। चलो अभी इसको किसके साथ कंपेयर करना है, तो इसका जो जनरल इक्वेशन है v ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अब इधर 5 2 लिखता हूं, इधर 5 1, चलेगा। तो ये 5 2 और 5 1 मैंने लिख दिया। वैसे यहाँ पे मैं सभी वैल्यूज को लिख देता हूँ। आई एम के बाजू में वी एम का वैल्यू जो कि 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट इज अ वैल्यू ऑफ वी एम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई एम वी एम दोनों लिख दिया। उसके बाद ओमेगा का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम, 5 1 का वैल्यू लिखा, आई हैव टू राइट डाउन 5 2 आल्सो। 5 2 कितना है भाई, 5 पाई बाय 6 है। चलो सभी वैल्यूज को मैंने लिख दिया है। अभी करना क्या है, फाइंड आउट। स्टार्ट करते हैं, पहला वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो सबसे पहले इंपेडेंस निकालना पड़ेगा। अभी इंपेडेंस का क्या फॉर्मूला है, कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट कर देते हैं। इंपेडेंस का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, देखो इंपेडेंस, यानी सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कैलकुलेट करना इंपेडेंस। किससे इंडिकेट करते हैं इंपेडेंस, जेड, राइट। सो जेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये जो दो इक्वेशंस है इसका यूज करके ये फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। तो इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है तो z इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है आपका जो नॉर्मल ओहम्स लॉ होता है, वो क्या कहता है, v अपॉन आई। तो उसी फॉर्म में इसको भी लिखना है, बट वी एम एंगल जो आपका है v फाई 2,
डिवाइडेड बाय आई एम एंगल फाई वन। जो वीएम का एंगल था वो फाई टू था, राइट, फाई टू था तो उसको फाई टू लिख दिया, राइट। चलो दोनों वैल्यूज को यहाँ पे लिखना है आपको। दिस इज अ फॉर्मूला इन पोलर फॉर्म। सो वीएम का वैल्यू है 15 विद एंगल, कितना एंगल था 5 पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय आईएम का वैल्यू है 5 विद एंगल 2 पाई बाय 3 आई थिंक, राइट, 2 पाई बाय 3। चलो इसको भी मैं लिख दूंगा। सो आपको पता है यहाँ पे पोलर फॉर्म डिवीजन के लिए यूज होने वाला है। सो पोलर फॉर्म अवेलेबल है, डिवाइड कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड्स विल गेट डिवाइडेड, यानी 15/5 हो जाएगा भाई विद एंगल। ये जो एंगल्स है ना वो सब्ट्रैक्ट होंगे, डिवीजन में एंगल सब्ट्रैक्ट होते हैं पोलर फॉर्म में, राइट। तो कैसे सब्ट्रैक्शन होगा, 5 पाई बाय 6 माइनस 2 पाई बाय 3, एकदम आसानी से बता रहा हूं आपको। 15/5 कितना आ गया 3, एंगल 5 पाई बाय 6 माइनस 2 पाई बाय 3 करो आप, ओके। तो इसको कैसे है ना, ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो सीधा सीधा है ना इसको कन्वर्ट कर दो डिग्री में, फिर माइनस कर सकते हो। लेकिन बेस्ट वे है मैथमेटिक्स को थोड़ा सा समझो यार, मैथमेटिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो रफ वर्क जो है ना इधर करके आपको बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये चीजें पता होनी चाहिए। 5 पाई बाय 6 अगर मुझे करना है, यहाँ पे रफ वर्क थोड़ा सा कर रहा हूं मैं, तो इधर मैं रफ वर्क लिख देता हूँ। सो ये जो रफ वर्क है आपको लास्ट वाले पेज में करना होता है, बराबर। चलो 5 पाई बाय 6 और इसका सब्ट्रैक्शन मुझे करना है, तो 5 पाई बाय 6 है ना, माइनस कितना करना है 2 पाई बाय 3, तो बेस सेम करते हैं। तो बेस अगर सेम करें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे लिख देता हूँ। चलो सीक्वेंस 2 इंटू 3, यानी बेस सेम करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखोगे 5 पाई बेस सेम हो चुका है, माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, दोनों का बेस 6 था, तो दिस इज पाई बाय 6, राइट। सो जो एंगल मिला वो कितना मिला, पाई बाय 6, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ z। अगर ये z का वैल्यू है मेरे लिए, तो इसमें से मैग्नीट्यूड मिला मुझे, क्योंकि z जो है ना कौन से फॉर्म में, अभी इसका फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं। चलो ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज अ पोलर फॉर्म। तो z इज इक्वल टू पोलर फॉर्म कैसे होता है उसका जनरल फॉर्म, मैग्नीट्यूड ऑफ z विद एंगल 5 होता है। उसका जो एंगल है व्हाट एवर एंगल इज पाई बाय 6, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ z है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z कितना मिला 3 मिला। मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 3 ओहम, राइट। चलो अभी कैसे निकालू फिर मैं, मेरे पास क्या फॉर्मूला है इसको फाइंड आउट करना है। तो एक तो क्या कर सकते हो, इस पोलर फॉर्म को है ना रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको वहां पे ऑब्वियसली देखो, दिस इज अ सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट है तो ऑब्वियसली आपको पता है सीरीज में z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल है, इंडक्टेंस भी आपका। तो एक तो पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्ट करके आर और एक्सएल का वैल्यू निकाल सकते हो आप, या फिर बेस्ट तरीका ये बता देता हूं आपको, बेस्ट तरीका, यहाँ पे ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है इंपेडेंस ट्रायंगल, अब ये जो इंपेडेंस ट्रायंगल है, इस इंपेडेंस ट्रायंगल में आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो है आपका z होता है, ये जो होता है आपका r होता है, एंड दिस इज योर एक्सएल। बराबर, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे चीजों को। ये एंगल कितना होता है फाई। अगर मुझे साइन फाई कैलकुलेट करना है तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट क्या है एक्सएल। तो अगर साइन फाई का वैल्यू इधर लिखे तो साइन फाई इज इक्वल टू एक्सएल, ऐसा लिख देता हूं, अपॉन जेड डायरेक्टली लिख देता हूं, चलेगा। तो यहां से मैं एक्सएल निकाल सकता हूं, जेड साइन फाई, ये फॉर्मूला बन गया। वैसे ही अगर आर कैलकुलेट करोगे तो कॉस फाई का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कॉस फाई इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका वैल्यू मिलेगा आर इज इक्वल टू जेड कॉस फाई। तो कहने का मतलब ये है कि फाई जो है ना, ये पता है आपको z का फाई कितना है, z का जो फाई का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ z इज ऑब्वियसली 3, और ये जो फाई का वैल्यू है ना इसका, ये कितना है पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 रेडियन, राइट, दैट इज इन डिग्री 30 डिग्री वो हो जाएगा, तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। चलो मुझे क्या निकालना है, पहले रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में डायरेक्टली लिख देता हूं। चलो चाहिए तो नेक्स्ट पेज पे आ जाता है, रेजिस्टेंस। चलो पहला यानी इंपेडेंस जो है मेरा निकल चुका है, इंपेडेंस कैलकुलेट करने बोला था वो कैलकुलेट हो चुका है।
Now I have to calculate the value of resistance. Okay, resistance is indicated by letter R. तो R का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? R is equal to Z cos phi. That's it. R is equal to Z का वैल्यू कितना है? 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z, और cos ऑफ जो फाई का वैल्यू है वो है पाई बाय 6। अभी इसी को आप 30 डिग्री लिख सकते हो। पाई बाय 6 का वैल्यू होता है, कन्वर्जन होता है डिग्री में एज अ 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री भी आप यूज कर सकते हो इफ यू आर गेटिंग अ कंफ्यूजन। पाई बाय 6 तो कैलसी के अंदर लिखना ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, तो आप क्या करो उसको 3 cos 30 डिग्री, यस दैट विल बी 2.59। चलो यानी अप्रोक्सीमेटली इसको 2.6 ओहम लिख देता हूं मैं। 2.6 ओहम आ गया, पहला वैल्यू आ गया मेरा। फर्स्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी सॉरी मैंने इंपेडेंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। इंपेडेंस का जो वैल्यू है वो भी मुझे पता है। अगर मुझे पोलर फॉर्म में पूछा होता तो ये लिख देता, अगर मुझे मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये भी है मेरे पास रेडी। ओके, उसका फाई का वैल्यू भी मेरे पास रेडी है, ये वाला। गेटिंग दिस पॉइंट? चल, यानी मुझे देखो सबसे पहले क्या क्या कैलकुलेट किया उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इंपेडेंस ऑफ द सर्किट निकाला मैंने, चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ये भी निकाला। अभी इंडक्टेंस हेनरीज में निकालना है मुझे, ऑब्वियसली इंडक्टेंस हेनरीज में ही कैलकुलेट होता है। तो लेट्स बिगिन, चलो टास्क को स्टार्ट कर देते भाई। अगर मुझे तीसरी चीज जो निकालनी है दैट इज इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस इंडिकेट किससे होता है भाई? एल से होता है। बट आप देखोगे फॉर्मूला तो मेरे पास एक्सेल का था, एक्सेल का फॉर्मूला लिखा था, एक्सेल इज इक्वल टू वी कैन से जेड साइन फाई। चलो वैल्यू तो पुट करो, एक्सेल का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। 3 साइन ऑफ, इधर 30 डिग्री लिख देता हूं, तो 3 साइन ऑफ 30 डिग्री, तो दैट विल बी 1.5 ओहम। सो ये एक्सेल का वैल्यू मिला मुझे, बट मुझे क्या चाहिए? इंडक्टेंस चाहिए। तो इंडक्टेंस कैसे निकालू? कनेक्शन क्या है एक्सेल और एल का? ऑलरेडी सब फॉर्मूलाज पता है, ये फॉर्मूलाज आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो। एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, जिसमें एल इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्सेल, ये 2 पाई एफ जो है शिफ्ट हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, एंड दिस यू कैन यूज करेंगे। तो एक्सेल का वैल्यू जो है दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। इसके जगह पे डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकते हो, इतना सिंपल है, क्योंकि 2 पाई एफ मैंने कहा ना ओमेगा है ना आपका, तो वो भी डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है ओमेगा का वैल्यू इधर हमने लिखा था। यस, देखो यहाँ पे ये जो ओमेगा है दिस इज 314 एंड ओमेगा इज नथिंग बट योर 2 पाई एफ। तो इतना सारा लिखने की जगह पे यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये फॉर्मूला होता है ओमेगा का, एंड दैट इज 314। तो यहाँ पे डायरेक्टली 314 आप लिख सकते, डिवाइड कर सकते। चलो यानी 1.5 डिवाइडेड बाय 314, दैट विल गिव यू द वैल्यू इक्वल टू 4.777 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अभी ये ऐसा वैल्यू मुझे आया है, तो मुझे पता है कि ये हेनरी में आया है। किस में आया है? हेनरी, राइट। तो डायरेक्टली मुझे आंसर किस में पूछा था? हेनरी में पूछा था। अगर नहीं पूछा होता तो इसको मैं मिली हेनरी में कन्वर्ट कर सकता था। 10 टू द पावर -3 मुझे नहीं लिखना पड़ता, यहाँ पे मैं लिख देता मिली हेनरी, दैट्स इट। बट मुझे हेनरीज में पूछा है, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। एल का वैल्यू भी आ चुका है। चलो एल का वैल्यू भी आ चुका है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर मी, ये रिक्वायर्ड है मुझे, राइट। तो ये भी करेक्ट है, बट कन्वर्जन इज नॉट रिक्वायर्ड। चलो एल भी आ गया। सर 6 मार्क्स के लिए क्या बाकी है अभी? देखो उसके बाद बच्चों देखो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, आपको क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे हमारे ऐप के अंदर, तोशिक ट्यूटोरियल्स ऐप के अंदर मैं बताना चाहूंगा, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे ये अवेलेबल है। और ऑब्वियसली इसके अंदर ECN सर्च कीजिए, जो भी मेरे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, बाकी टीचर्स के भी है, सेम 1 से लेके सेम 6 तक सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इनका लाभ उठाइए। ECN के और भी बहुत सारे मजेदार न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व कर चुका हूं, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर मैंने वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाले हुए हैं, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
और उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे। चलो, व्हाट इज द पावर फैक्टर एंड पावर ड्रॉन बाय द सर्किट, इसको कर लेते हैं। चलो, पावर फैक्टर निकालना है तो क्या फॉर्मूला है सर? पावर फैक्टर का तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। पावर फैक्टर, दिस इज द फोर्थ कैलकुलेशन वी कैन से। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर का फॉर्मूला cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z, दैट्स इट। R अपॉन Z, जिसमें R का वैल्यू यस 2.6, Z का वैल्यू 3, कर दो डिवाइड दोनों को। यस 2.6 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 0.866, 0.866 लैगिंग। लैगिंग क्यों लिखा? क्योंकि भाई ये जो आपका सर्किट है वो सीरीज सर्किट है और इसमें इंडक्टेंस और कौन है? रेजिस्टेंस है। अगर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है, यानी इंडक्टेंस अगर आ गया है ना पिक्चर में, तो वो लैगिंग ही नेचर दिखाएगा। हमेशा कौन सा नेचर दिखाएगा? लैगिंग नेचर। तो सर्किट आपका लैगिंग बन गया है। लास्ट बचा पावर टेकन बाय द सर्किट। चलो इसको भी कर लेते हैं। पावर, द फिफ्थ कैलकुलेशन, पावर ड्रॉन बाय द सर्किट। जो आपका कौन सा पावर है? पावर कंज्यूम बाय द सर्किट ही है ये। पावर ड्रॉन बाय द सर्किट, जिसको आप बोल सकते हो एक्टिव पावर। सो एक्टिव पावर का यहां पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, एक्टिव पावर। तो याद रखो, इसके जगह पे पावर कंज्यूम बाय द सर्किट भी हो सकता है। पावर ड्रॉन, पावर कंज्यूम, सबका मीनिंग सेम है, कंज्यूम्ड। ओके, सो एक्टिव पावर ही है वो जो ऑब्वियसली पावर कंज्यूम बाय द सर्किट होता है। उसका फॉर्मूला जो है VI cos phi है। VI cos phi उसका फॉर्मूला है एक्टिव पावर का। एक्टिव पावर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो अगर मुझे पावर यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है, तो VI और cos phi ये आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आपको V और I ऑलरेडी पता है। क्या है V और I मेरे? देखो, V का वैल्यू कितना है? 15, I का वैल्यू कितना है? 5। सो ये भी पता है। cos phi अभी ढूंढ चुके हैं हम, राइट? तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं 15 इंटू I का वैल्यू है 5 cos ऑफ कितना एंगल आएगा? cos phi, यानी cos phi का डायरेक्टली वैल्यू लिखना है यहाँ पे। हाँ, वैल्यू डायरेक्टली हम लोग को पता है 0.866। ओके, ये लैगिंग लीडिंग इसमें नहीं लिखना होता है, बस इसको करो मल्टीप्लाई एंड गेट द लास्ट आंसर 0.866। सो 64.95 ये जो वैल्यू है ये किस में आएगा? वॉट में आएगा। वॉट में ही इसका आंसर आप लिखिए। P से इंडिकेट करते हैं हमारे एक्टिव पावर को। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं 6 मार्क्स। सो 6 मार्क्स का क्वेश्चन MSBT ने ये पूछा था। बहुत ही सिंपल पैरा सा क्वेश्चन, जिसको आप अभी सॉल्व करना सीख चुके हो बहुत आसानी से। So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. But again कहना चाहूंगा, एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और बहुत सारा अच्छा कंटेंट टोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप पर मेरे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको अवेलेबल है। जो भी सब्जेक्ट्स आपका केटी हो, रेगुलर हो, बहुत कम दिन बाकी है, कंसेशन में अवेलेबल है, जिसका आप लाभ उठा सकते हो। आज ही जाइए और सर्च कीजिए और पहले कंटेंट को देखिए। फ्री डेमोस उसमें है, आप देख सकते हो। उसको ऑब्वियसली टेस्ट कीजिए, आपके सीनियर्स को पूछिए, आपके दोस्तों को पूछिए जिन्होंने परचेस किया है। सबसे ज्यादा परचेस होने वाला ये सब्जेक्ट है मेरा ECN, जिसका आप लाभ उठा सकते हो और ऑब्वियसली पास हो सकते हैं, फेल होने से बच सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।